हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशन चार्टर एंड स्ट्रक्चर। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था एवोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कि यूनाइटेड नेशन कैसे बना, क्यों बना और टाइम के साथ कैसे डेवलप हुआ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनाइटेड नेशन चार्टर एंड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन चार्टर क्या है। यूनाइटेड नेशन चार्टर यूनाइटेड नेशन का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसे यूनाइटेड नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये चार्टर बताता है कि यूनाइटेड नेशन क्यों बनाया गया, इसका मेन पर्पस क्या है और ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगी। यूनाइटेड नेशन चार्टर को 1945 में सेंट फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के दौरान एक्सेप्ट किया गया था और 24 अक्टूबर 1945 से ये ऑफिशियली लागू हुआ। इसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पर यूएन के रूल्स, प्रिंसिपल्स और स्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं। अगर इसके एग्जाम्पल और करंट रेफरेंस की बात करें, यूनाइटेड नेशन के अंदर ही ये डिसाइड होता है कि कोई कंट्री फोर्स का यूज़ कब और कैसे करेगी। अगर कोई देश बिना वजह दूसरे देश पर अटैक करता है तो ये यूनाइटेड नेशन चार्टर के अगेंस्ट माना जाता है। अगर इसके करंट रेफरेंस की बात करें तो जैसे कि रशिया और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के टाइम यूनाइटेड चार्टर के प्रिंसिपल जैसे सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर वर्ल्ड वाइड डिस्कशन हुई। अब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। यूनाइटेड नेशन चार्टर के ऑब्जेक्टिव्स का मेन एम दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसके अलावा चार्टर का फोकस नेशन के बीच फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप करना, ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करना और सोशल, इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। यूनाइटेड नेशन ये मानता है कि जब तक देश मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक ग्लोबल प्रॉब्लम जैसे कि पॉवर्टी, कन्फ्लिक्ट और इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं हो सकती। यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ वॉर रोकना नहीं है बल्कि गरीबी, भूख और बीमारी जैसे इश्यूज को भी कम करना है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसे नो पॉवर्टी, क्वालिटी एजुकेशन एंड गुड हेल्थ जो है इसी ऑब्जेक्टिव्स के एग्जांपल हैं। अब है प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। यूनाइटेड नेशन चार्टर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पर काम करता है। सबसे पहला प्रिंसिपल है स्वर्ण इक्वालिटी, जिसका मतलब है कि सभी मेंबर कंट्रीज छोटी या बड़ी होने के बावजूद बराबर है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि कंट्रीज अपने डिस्प्यूट्स को पीसफुल मेथड से सॉल्व करेंगी और फोर्स का यूज नहीं करेंगी। इसके साथ ही मेंबर स्टेट्स को अपनी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑनेस्टली फॉलो करना होता है। ये प्रिंसिपल्स यूएन को एक बैलेंस्ड और फेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। स्वर्ण इक्वालिटी का मतलब है कि इंडिया और किसी छोटे देश जैसे भूटान को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बराबर वोट मिलता है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में क्लाइमेट चेंज पर स्मॉल आइलैंड कंट्रीज भी इक्वली अपनी बात रख पाती हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर इस तरह डिजाइन किया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ और इफेक्टिव तरीके से काम कर सके। यूनाइटेड नेशन के स्ट्रक्चर में 6 प्रिंसिपल ऑर्गन शामिल हैं जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करते हैं। हर ऑर्गन का अपना रोल है लेकिन सब मिलकर यूनाइटेड नेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो पहला ऑर्गन है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है। इसमें यूनाइटेड नेशन के सभी मेंबर स्टेट शामिल होते हैं और हर कंट्रीज को 1 वोट का राइट मिलता है। जनरल असेंबली का काम है ग्लोबल इश्यूज पर डिस्कशन करना, यूएन का बजट अप्रूव करना और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना। यहीं पर क्लाइमेट चेंज, पीस और डेवलपमेंट जैसे टॉपिक्स ओपनली डिस्कस किए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जनरल असेंबली एक ग्लोबल क्लासरूम जैसा है जहां पर कंट्रीज अपना ओपिनियन शेयर करती हैं। जैसे कि हर साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और ग्लोबल इकोनॉमी पर डिस्कशन होती है। दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का मेन रोल है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना। इस काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर्स जैसे कि यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया और चाइना और 10 नॉन परमानेंट मेंबर शामिल होते हैं। परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है जो यूनाइटेड नेशन का एक यूनिक फीचर है। सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन लगाने, पीस कीपिंग मिशंस अप्रूव करने और कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने का काम करता है। जब किसी कंट्री में सिविल वॉर होता है तो सिक्योरिटी काउंसिल पीस कीपिंग फोर्स भेजने का डिसीजन लेती है। अगर एग्जांपल की बात करें तो यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग मिशंस अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में अभी भी एक्टिव हैं। तीसरी है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल।
इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे ECOSOC कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करता है। ये काउंसिल एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसे मैटर्स पर फोकस करती है। WHO, UNICEF और UNESCO जैसे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के साथ मिलकर काम करती हैं ताकि दुनिया के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो सके। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हेल्थ और एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए ग्लोबल प्रोग्राम्स सपोर्ट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, कोविड-19 के दौरान WHO, जो UN की एक एजेंसी है, उसने वैक्सीन्स और हेल्थ गाइडलाइंस पर काम किया। अब चौथा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन का जुडिशियल ऑर्गन है और इसका हेडक्वार्टर हेग, नीदरलैंड में स्थित है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम कंट्रीज के बीच लीगल डिस्प्यूट्स को पीसफुली सॉल्व करना है। ये कोर्ट इंटरनेशनल लॉज के बेसिस पर डिसीजन देता है और ग्लोबल जस्टिस को प्रमोट करता है। अगर दो कंट्रीज के बीच बॉर्डर या ट्रीटी को लेकर डिस्प्यूट हो तो वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जा सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज पर एडवाइजरी ओपिनियंस भी देता रहा है। अब है सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट यूनाइटेड नेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है जो ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे काम को हैंडल करता है। इसका हेड सेक्रेटरी जनरल होता है जो यूनाइटेड नेशन का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी होता है। सेक्रेटरीट यूनाइटेड नेशन के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करता है और कॉन्फ्रेंसेस, रिपोर्ट्स और पीस मिशंस को मैनेज करता है। इसके अगर एग्जांपल्स और करंट रेफरेंस की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल वॉर लीडर के बीच मीडिएटर का रोल भी प्ले करता है। और करंट रेफरेंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल पीस पर कंटिन्यूअस स्टेटमेंट भी दिए। अब लास्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल का मेन रोल ट्रस्ट टेरिटरीज को सेल्फ गवर्नमेंट या इंडिपेंडेंस के लिए गाइड करना था। आज के टाइम में जब लगभग सभी ट्रस्ट टेरिटरीज या कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, ये काउंसिल मोस्टली इनएक्टिव हो चुकी है। फिर भी ये यूनाइटेड नेशन के स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पार्ट माना जाता है। इसकी एग्जाम्पल और करंट रेफरेंस की बात करें, जैसे कि अफ्रीका और पैसिफिक के कई देश ट्रस्टीशिप काउंसिल के गाइडेंस से इंडिपेंडेंट बने। और करंट रेफरेंस की बात करें तो आज ये काउंसिल इनएक्टिव है क्योंकि लगभग सब ट्रस्ट टेरिटरीज इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। यूनाइटेड नेशन का चार्टर और स्ट्रक्चर ये दिखाता है कि यूनाइटेड नेशन एक वेल ऑर्गेनाइज्ड रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। चार्टर यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है, जबकि स्ट्रक्चर यूनाइटेड नेशन के काम को इफेक्टिव और ऑर्गेनाइज बनाता है। इसी वजह से यूनाइटेड नेशन आज भी ग्लोबल पीस, कोऑपरेशन और डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म माना जाता है। यूनाइटेड नेशन परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा डिस्कशन प्लेटफॉर्म है। क्लाइमेट चेंज, रिफ्यूजीज और ग्लोबल हेल्थ जैसे इश्यूज पर यूनाइटेड नेशन आज भी एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, यूनाइटेड नेशन चार्टर एंड स्ट्रक्चर।